इसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई हैं, वो सब जानने की आवश्यकता नहीं है। केवल दो बातें जानना जरूरी है जो एक्सेप्ट की गई थी। पहली बात क्या थी इसकी? पहली बात तो ये थी कि इसमें जो संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, संविधान सभा के गठन की, इसको हमने एक्सेप्ट किया। यानी जो प्रारूप इसमें दिया था उस प्रारूप को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंग आप संविधान सभा का चुनाव कराइए। संविधान सभा पर सहमत हो गए। दूसरे थे अंतरिम सरकार का गठन। अब इन दोनों को आप समझिए, अंतरिम सरकार किसको बोलते हैं, यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट, राइट। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, इस पर खूब प्रश्न बनते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? संविधान सभा की। खूब प्रश्न आते हैं बेटा प्रीलिम्स में इसमें। तो संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ये मैंने हेडलाइन आपको लिखवाई थी। अब देखिए इसमें एक चार्ट बना लीजिए, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, चार्ट से सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये आपकी संविधान सभा है। इसमें प्रारूप क्या दिया था कि संविधान सभा, इसमें कुल मिलाकर के कितने सदस्य होंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश शासित क्षेत्र हो गया और प्लस देशी रजवाड़े हो गए, इन सबको मिलाकर के टोटल जो सीटें दी जाती हैं वो 389 सीट दी जाती हैं। कितनी? 389 सीटें कुल संविधान सभा में। अच्छा, जब सीटें दी गई हैं तो एक सीट कितनी जनता का प्रतिनिधित्व करेगी, राइट। तो इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि एक सीट बराबर 10 लाख जनसंख्या। इसका मतलब उस समय अगर हम डेटा को देखें तो आधुनिक पाकिस्तान, आधुनिक बांग्लादेश और अभी पूरा भारत का जो नक्शा है वो, ये सब मिलाकर के भारत की आबादी कितनी थी आपके? लगभग कितनी हो गई आपके? लगभग 40 करोड़ मान लीजिए। कितनी? 39 करोड़। कितनी? 39 करोड़, राइट नाउ। क्योंकि 389 है, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो रहा है आपका? 39 करोड़ के आसपास। 39 करोड़ की आबादी थी जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था और बांग्लादेश भी शामिल था। अभी हम अकेले कितने हो गए? 140 करोड़। आप समझिए, यानी 80 वर्ष में, कितने में? लगभग ये मान करके चलिए, राइट। 80 वर्ष मान लीजिए, 80 भी नहीं, 85 85 वर्ष में हम कितने हो गए? 140 करोड़ अभी, राइट नाउ। तो कितनी बेहिंता जनसंख्या बढ़ी है। चलिए, अब एक सीट पर कितना होगा? 10 लाख की जनसंख्या, यानी 10 लाख की आबादी पर एक सीट। ये भी प्रश्न आपसे किया जाता है। अब जो ये सीटें हैं ये दो भागों में डिवाइड हो गई। कितने में? दो भागों में। एक भाग वो जो निर्वाचित सीटें होंगी। क्या होंगी? निर्वाचित। और ये सीटें किसके लिए दी गई? ब्रिटिश शासित क्षेत्रों के लिए, यानी ब्रिटिश शासित क्षेत्रों के लिए जो सीटें दी गई थी वो आपकी 296। कितनी? 296, ठीक है। और 93 सीटें दी गई आपकी किसको? देशी रियासतों को। अब इसमें से किसी को एक सीट मिली, किसी को 4-5 सीट मिली, इस तरह से, राइट। तो वहां भी प्रश्न आता है तो वो भी आपको बता देंगे कहां कहां कितनी कितनी सीटें थी, राइट। 93 किसको दी गई? देशी रियासतों को। और 296 किसको गई? ब्रिटिश शासित प्रांतों को। ये जो सीटें थी ये आपकी निर्वाचित सीटें थी। कैसी थी? निर्वाचित, 296। और ये जो सीटें थी ये सीटें थी आपकी मनोनीत। मनोनयन कौन करेगा? तो मनोनयन करेगा देशी
रियासत का जो हेड होगा, कौन होगा? हेड, वह मनोनीत करके भेजेगा, मनोनीत करके भेजेगा। ये बात कही थी। पॉइंट की क्लैरिटी है। राजा हो या नवाब हो, जो भी है, यानी उस देशी रियासत का जो मालिक है, यानी प्रमुख है, राज प्रमुख है, वो उसको मनोनीत करके भेजेगा अपने पसंद के व्यक्ति को। जाहिर सी बात है कि यहां ऐसे व्यक्ति को ही भेजेंगे जो क्या हो, ऐसे व्यक्ति को ही भेजा जाएगा जो योग्य हो, जो संवैधानिक मामलों को जानता हो, जो संवैधानिक विषय वस्तु को जानता हो। राजा अपने दरबार से ऐसे ही व्यक्ति को मनोनीत करके भेजेगा। तो अब आपसे प्रश्न कर दिया जाता है प्रीलिम्स में, उस प्रश्न का उत्तर आप जान लीजिए कि संविधान सभा में जो सदस्य थे सभी निर्वाचित थे। दूसरा, सभी ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत थे। तीसरे, कुछ निर्वाचित थे, यानी आंशिक निर्वाचित थे और आंशिक मनोनीत थे। ठीक, तो आप किसको टिक करेंगे? आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत। पॉइंट की क्लैरिटी है। 10 लाख की आबादी पर एक सीट, क्या? एक सीट। अब ध्यान से आप समझिएगा, जब ये निर्वाचन होगा तो ये निर्वाचन कैसे होगा? तो ये निर्वाचन होगा आपका अप्रत्यक्ष, क्या? अप्रत्यक्ष विधि से। और ये जो अप्रत्यक्ष विधि होगी, ये कैसी विधि होगी? तो इसमें दो बातें आ गई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, क्या? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। ध्यान दीजिएगा, ये यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में दो सिस्टम अपनाए गए। एक था आनुपातिक प्रतिनिधित्व और दूसरा था एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व को थोड़ा सा यहां पर समझाऊंगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति को यहां समझने की जरूरत नहीं है। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां इसको बहुत विस्तार से समझाऊंगा। तो ऑन एन एवरेज वही वाली स्थिति सभी जगह हमने एडॉप्ट की हुई है। पॉइंट की क्लैरिटी है। आइए अब देखिए, ये 296 सीटें हैं, इन सीटों का भी डिवीजन किया गया था। तो ब्रिटिश शासित जो क्षेत्र हैं ये आपके दो प्रकार के थे उस समय। जैसे आज आप देखेंगे कि एक हो गया प्रांत और दूसरे कौन हो गए? केंद्र शासित प्रदेश। तो उस समय भी ब्रिटिश प्रांत होते थे और एक होते थे कमिश्नरी क्षेत्र, क्या? कमिश्नरी क्षेत्र। तो इसमें कौन आ जाएंगे? ब्रिटिश प्रांत, जो कि 11 थे। तो ब्रिटिश प्रांतों को 292 सीटें दी गई थी। कितनी? 292। ये 296 में से। ठीक। और जैसे आज आपका संघ शासित प्रदेश है, ऐसे ही उस समय ब्रिटिश शासनकाल में 4 आपके कमिश्नरी प्रांत थे। किस, क्या थे? कमिश्नरी। कमिश्नरी प्रांत। अब ध्यान जी, या कमिश्नरी क्षेत्र भी बोल सकते हैं। और इसको कितनी सीटें दी गई थी? 4। और ये 4 कौन कौन थे? एक थी आपकी दिल्ली, दूसरे थे आपके, जो अभी आपके राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो अजमेर और मारवाड़। कौन? अजमेर, मेवाड़ या मारवाड़? मारवाड़ है ये, राइट। अच्छा, तीसरे थे आपके कुर्ग और चौथा था आपका ब्रिटिश बलूचिस्तान। एक एक सीट इनको दी गई थी इस समय। ठीक है, 4 ये हो गए, 292 ये हो गए। अब देखिए, इसमें अप्रत्यक्ष विधि थी।
अब इस अप्रत्यक्ष विधि का मतलब ये हुआ कि जो मतदाता हैं, कौन मतदाता हैं, वो कौन होंगे? प्रांतीय विधान मंडल के सदस्य। किसके? यानी आधुनिक जो एमएलए हैं वो वोट देंगे। कौन देंगे? वो वोट देंगे। यानी प्रांतीय विधानसभा के सदस्य, आप ऐसे वर्ड यूज कीजिए। मतदाता कौन है इसके? प्रांतीय विधानसभा के, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य हैं, वो आपके मतदान करेंगे। अच्छा, जब मतदान करेंगे तो इसमें प्रोविजन क्या दिया हुआ था बेटा? प्रोविजन ये था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व में आप किसे लेंगे? अगर हम बात करें कलर चेंज, इसी से आएगा ना। अगर हम बात करें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व में हमने ये जो 296 सीटें हैं वो किस किस में बांटी थी? यानी हमने इसे जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया। और जनसंख्या का अनुपात क्या बताया गया? कि सिख जनसंख्या होगी। क्या होगी? सिख जनसंख्या लेंगे। उसके साथ फिर कौन आएगी आपकी? मुस्लिम। और उसके बाद सामान्य। इसको याद रखिएगा बेटा। आपसे प्रश्न क्या किया जाता है कि जो सीटें विभाजित की गई थी वो हिंदू, मुस्लिम और सिख। क्या? तो हिंदू, मुस्लिम, सिख नहीं था। यानी सिख, मुस्लिम और इनको छोड़ करके सामान्य में सभी। हिंदू शब्द यहां पर यूज नहीं किया गया था, यह ध्यान रखने की बात है। यानी आप देखेंगे कि सिख आबादी है 296 में, उतनी सीटें किसको दे दी? सिखों को दे दी। मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? इन 296 सीटों में उतनी मुस्लिमों को आवंटित कर दी। और बाकी सब किस में आ गई? आपकी सामान्य में आ गई। ठीक है। अब ये क्या होगा? अब जब इन्हें देंगे, अब ध्यान से आप समझिएगा। अब अगर सिख जनसंख्या की आप बात करें तो सिखों से संबंधित सीटें हैं वो आपके मध्य प्रांत में तो दी नहीं जाएंगी। भाई मध्य प्रांत में कितनी जनसंख्या होगी उस समय सिखों की? तो जैसी बात है, सिखों से संबंधित जनसंख्या से संबंधित सीटों को निर्वाचित करने के लिए कहां दी जाएंगी? यानी पंजाब वाले एरिया में। किसमें? जो आधुनिक पंजाब है और उस समय और आपके पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि सिख आबादी सबसे ज्यादा क्या है यहां, तो इस वाले प्रांत में सिखों की सीट क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी वहां की जो प्रांतीय विधानसभा है वो सिखों को चुन करके भेजेगी। इसी तरह से अगर मुस्लिमों की आप बात करेंगे तो बंगाल में सबसे ज्यादा थे, राइट ना? तो वहां उनकी सीट क्या होगी? ज्यादा होगी। या जो पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान वाला जो एरिया है, राइट ना, वहां पर, राइट, आधुनिक बांग्लादेश वाला एरिया है, तो वो जो प्रांत थे उन प्रांतों में उनकी सीट ज्यादा होगी। पॉइंट की क्लैरिटी है? तो ध्यान से आप समझिएगा, सिख, मुस्लिम और सामान्य के बीच ये 296 सीटें डिवाइड की गई, राइट। और ध्यान दीजिए, सिखों के हिस्से में 78 सीट, या मुस्लिम के हिस्से में कितनी सीटें आई थी? आई थिंक, नहीं 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 नहीं, नहीं गलत है। 73 पर तो जीत हासिल की थी आपके, किसने? आपके जो मुस्लिम लीग है, इसलिए उसने विद्रोह कर दिया था कि भाई हम तो अल्पमत में आ गए और हम अब इसमें शामिल नहीं होंगे। तो वो बात अलग हो जाती है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉइंट की क्लैरिटी है? इस पर हम लोग बात करेंगे। सिख, मुस्लिम और सामान्य, इस तरह से डिवाइड किया गया। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो मुस्लिम है तो मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा होगा और वोटर कौन होंगे? मुस्लिम एमएलए। कौन?
सिख सीट पर सिख खड़ा होगा और वोटर कौन होंगे? सिख एमएलए, राइट। सामान्य पर कौन हो गए? सामान्य, और वोटर कौन होंगे? सामान्य एमएलए। यानी इस सामान्य में कौन आ गए? सिख और मुस्लिम को छोड़ करके जितने भी संप्रदाय हैं वो सब किस में आ गए? आपके सामान्य में। ये था इस समय की पोजीशन किसकी? आपकी संविधान सभा की 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो प्रारूप दिया था वो प्रारूप आपका ये था। हाँ बिल्कुल, वो इसमें आ जाए। देखिए ये मुस्लिमों में अल्पसंख्यक है, राइट। हाँ, सिख भी क्या हो गए? अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जिनकी संख्या क्या है? कम हो, राइट नाउ। आपके अल्पसंख्यक में कौन है? आपके ईसाई भी आएंगे। अल्पसंख्यक में कौन आएंगे? यहूदी भी आएंगे। तो यहूदी भी थे इसमें, एंग्लो इंडियन भी थे। कौन थे? एंग्लो इंडियन भी थे, राइट नाउ। और इसमें 15 सीटें महिलाओं को थी। कितनी? 15 सीटें जीत करके आई थी महिलाएं। कितनी? 15। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसमें कौन थे आपके? इसमें एससी भी थे, इसमें एसटी भी थे, राइट नाउ। और मुस्लिम और सिख तो थे ही, और बाकी सब सामान्य हो गए और महिला हो गए। इस प्रकार इस संविधान सभा में सभी वर्गों का क्या था? प्रतिनिधित्व था, रिप्रेजेंटेशन था। ये यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लैरिटी हो गई बेटा? ट्रांसपेरेंट है? तो ये चार्ट बना लीजिए आप, राइट नाउ। चार्ट बना करके फिर इस पर कुछ फुटनोट कर देते हैं। किसको? ब्रिटिश बलूचिस्तान का मतलब है कि पूरा का पूरा बलूचिस्तान इनके नियंत्रण में थोड़ी नहीं था। बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, राइट नाउ। तो जो इनके एरिया में था वो ब्रिटिश बलूचिस्तान हुआ, और जो इनके एरिया में नहीं है उसको आप छोड़ देंगे। ये है। समझ में आया कि नहीं बेटा? ये बना लीजिए, इस पर जो भी समझ में ना आए वो आप पूछ लीजिएगा। दोनों अप्रत्यक्ष विधि में दोनों आएंगे, पहला और दूसरा दो। दोनों, यह अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत ये दोनों विधि आएंगी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संख्यबड़ी मत पद्धति, या निर्वाचन में काम ली गई थी। जो ये ब्रिटिश निर्वाचित सदस्य थे उनके लिए अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया था, और अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत ये दो विधियां शामिल थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संख्यबड़ी मत पद्धति। हाँ, प्रांतीय विधानसभा के कौन? नहीं, मतदाता प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। कौन? मतदाता, वोटर्स। अब इससे रिलेटेड बातें तो लिखाने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया ना, राइट नाउ। यानी इस चार्ट से प्रश्न क्या हुए आपके? टोटल सीटें कितनी है? 389। एक सीट 10 लाख की आबादी पर, ठीक। 296 कौन सी है? निर्वाचित। और 93 क्या है? मनोनीत। मनोनीत कहां से आएंगे? देशी रियासतों से, उनके राजाओं द्वारा। निर्वाचित जो सीटें हैं उनमें से 292 11 ब्रिटिश प्रांत थे उसमें, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है ना। और यहाँ की जो विधानसभाएं हैं उनके जो सदस्य हैं वो इनका निर्वाचन करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम अप्रत्यक्ष विधि। सीटें डिवाइड की गई है, मुस्लिम आबादी, सिख आबादी, और इनको छोड़ करके शेष सभी आबादी को सामान्य बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? सामान्य। तो इसका मतलब सिख आबादी से संबंधित जो सीटें हैं उनके एमएलए वोट करेंगे, और जो मुस्लिम आबादी से संबंधित जो सीटें हैं आवंटित की गई उसमें मुस्लिम एमएलए वोट करेंगे, और जो सामान्य है उसमें सामान्य एमएलए वोट करेंगे, यानी विधानसभा के सदस्य वोट करेंगे, निर्वाचित। अच्छा, किसी किसी में द्विसदनीय विधानमंडल था, तो द्विसदनीय विधानमंडल में वो विधानमंडल शामिल होगा जो प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होकर के आया है। ये ध्यान रखने की बात है। इज इट क्लियर? तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉइंट की क्लैरिटी है? गुड। चलिए पैरा चेंज करना। इस प्रकार जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा की निर्वाचित सीटों पर चुनाव हुए। संविधान सभा की निर्वाचित सीटों पर चुनाव हुए।
इन चुनावों में सीटों पर चुनाव हुए जो कि 296 थी, कितनी 296, ठीक है, चुनाव हुए। देखिए पैराचेक करना, कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, कितनी हो गया बस। जुलाई अगस्त 1946 में इन सीटों पर, इन निर्वाचित सीटों पर चुनाव हुए जिनमें से कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, कितनी 208, मुस्लिम लीग ने 73, मुस्लिम लीग ने 73। अच्छा इसमें अन्य पार्टियां भी थी, राइट नाउ, शेष 15 मुस्लिम लीग ने 73 और शेष 15 अन्य दलों ने। शेष 15 अन्य दलों ने। यह पॉइंट क्लियर हो गया, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? पैराचेक करना, मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग ने अपने आप को अल्पमत में, अपने आप को अल्पमत में होने पर, अल्पमत में होने पर, भाई 73 सीट हो गई, अल्पमत में होने पर संविधान सभा का बहिष्कार किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया और अलग से पाकिस्तान के रूप में राज्य प्राप्त करने के लिए, पाकिस्तान के रूप में राज्य प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई की घोषणा कर दी। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई की घोषणा कर दी। अलग राज्य प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई की घोषणा कर दी। अब इस सीधी कार्रवाई का मतलब समझ में आ रहा है आपको बेटा? कि हथियार उठाओ और मारकाट करो, और जब इतना सारा दंगा फसाद होगा तो अपने आप बंटवारा करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? और इस प्रकार उसी में लिखना, और इस प्रकार भारत में भयंकर सांप्रदायिक दंगे और आम जनता के बीच कत्लेआम हुआ, आम जनता के बीच कत्लेआम हुआ। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब गांधी जी ने उपवास वगैरह किया था, ये आप इतिहास में पढ़ेंगे, यहां पढ़ने की विषय वस्तु नहीं है। अब ये सब चल रहा था कि थोड़ी राहत मिले, अब राहत मिलने का नाम नहीं ले रही थी। मुस्लिम लीग तैयार नहीं थी संविधान सभा की बैठक में भाग लेने के लिए। मुस्लिम लीग का यह मानना था कि भाई अगर 2/3 बहुमत से भी अगर संविधान के किसी प्रावधान को शामिल किया जाए तो 208 सीटें कांग्रेस के पास हैं, राइट? तो ये जिस रूप में चाहेगी उस रूप में संविधान को पारित करवा लेगी। तो इसलिए इसमें होने न होने का हमारा कोई मतलब नहीं है, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। हमें अपना अलग राज्य चाहिए, उसके लिए हम अपना अलग से क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। कांग्रेस के साथ उठने बैठने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से पूछा कि बताइए भाई क्या करें अब हम, भाई मुस्लिम लीग तो तैयार है नहीं, तो अब क्या करें? संविधान बनाने के काम को आगे बढ़ाएं
या ना बढ़ाएं? तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि कोई आए या ना आए। नहीं समझे? जैसे देसी रजवाड़े थे, इन्होंने भी अपने 93 सदस्यों को नहीं भेजा। ये भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे थे कि पहले देख लें, आगे से उछल कूद करने की क्या जरूरत पड़ी है। समझ में आया ना? जब माहौल होगा उस हिसाब से निर्णय लेंगे। तो ये भी चुप बैठ के, इन्होंने भी अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हम तो इसमें शामिल होंगे ही नहीं। राइट? तो ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेकर संविधान सभा ने अपना कार्य आरंभ किया। और इसी बात को लेकर के जो राजनीति विज्ञान के जो चिंतक हैं राइट नाउ, या लेखक हैं, वो आलोचना करते हैं कि भाई जिस संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया था, उसने तो ब्रिटिश सरकार से पूछा था, पूछ पूछ करके बैठकें की थी कि हम बैठक करें या ना करें। तो वो संप्रभु सभा कहां थी? अब कभी कभी हो सकता है, शायद ये मेरा पर्सनल दृष्टिकोण है, हो सकता है इसमें कुछ कमी हो, लेकिन ये बात मैं समझ नहीं पाता हूं कि चीजें यांत्रिक रूप से कैसे, यानी आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट का विवेचन और विश्लेषण कर रहे हैं और अप्रोच रख रहे हैं आप मैकेनिस्टिक। तो मैकेनिक तरीके से चीजें कैसे लागू हो सकती हैं कि संप्रभु का मतलब केवल यही होता है? अरे भाई, आप ये तो देखिए कि उस दौर में ऑप्शन क्या था। यानी अगर ब्रिटिश सरकार से पूछ लिया कि भाई हम मीटिंग करें या ना करें, तो पूछना गलत हो गया क्या? अरे भाई, कानून व्यवस्था नियंत्रण तो उसी के हाथ में था, अभी भी सत्ता उसके हाथ में थी, शासन प्रशासन उसके हाथ में था, ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा था। क्या चल रहा था? अब मान लीजिए फाइल ट्रांसफर हो रही है और 20 मिनट गायब हो जाए, क्या होगा? फाइल ट्रांसफर होगी? अभी मान लीजिए आपकी ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, लाइव फ्रॉम द क्लास, तो आप लोग तो क्लास करते रहेंगे, लाइट चली जाएगी तब भी क्लास करेंगे। राइट? अरे भाई, ये बोर्ड काम नहीं करेगा तो लिखने वाला बोर्ड काम करेगा, मैनुअल बोर्ड काम करेगा। लेकिन भाई, जो ऑनलाइन वाली जो क्लास है, जो दूर दराज के क्षेत्र में इस क्लास को देख रहे हैं, उन तक ये बात कैसे पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी ना, बात खत्म हो गई, क्योंकि बीच में मध्यस्थ बैठा हुआ है। या सिग्नल ठीक ना आए तो उन तक बात नहीं पहुंच पाएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो भाई अभी पावर तो उन्हीं के पास थी। अब जब हम उनसे पूछ रहे हैं, तो ये तो एक व्यवस्था का हिस्सा हो गया ना, ये एक कानून व्यवस्था नियंत्रण का हिस्सा हो गया। भाई अभी अभी मान लीजिए अगर आपको कहीं सभा करनी है, तो आपको फंडामेंटल राइट है ये कि आप सभा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उल जलूल खड़े होकर के आप पहुंच गए वहां और बाकी लोगों को आप परेशान करना शुरू कर दिए। तो आपको सभा करने का फंडामेंटल राइट है, लेकिन दूसरों को भी तो इसी तरह का राइट है। तो आपका राइट उनको, राइट को नुकसान ना पहुंचाए, इसकी व्यवस्था कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। इसलिए आपको सिटी मजिस्ट्रेट से क्या लेनी होगी? परमिशन लेनी होगी कि भाई हम यहां सभा करने जा रहे हैं या यहां जुलूस निकालने जा रहे हैं, उसकी आप हमें परमिशन दीजिए। परमिशन का मतलब है कि अब उसकी जिम्मेदारी उसकी है कि अगर आप सभा कर रहे हैं तो सभा करते समय कोई आप पर पत्थर ना मारे, या आप सभा कर रहे हैं वहां आकर के कोई कोई जो है डिस्टरबेंस पैदा ना करे। व्यवस्था बनाना, क्या बनाना? व्यवस्था बनाना। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार से पूछना ये तो तर्कसंगत है, व्यवस्था का विषय है, इसे संप्रभुता से क्यों जोड़ रहे हैं भाई? और फिर आपके पास उपाय क्या था, जरा बताइए। और परिणाम तो ये निकल करके आ रहा है ना कि संविधान सभा ने अपनी मर्जी से संविधान बनाया, अपने हिसाब से संविधान बनाया, जिसमें ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो फिर बाकी बातों की आलोचना का क्या मतलब रह जाता है भाई? कि आप संप्रभु थे या नहीं थे, क्या मतलब है इसका? तो ये कुछ जो आलोचनाएं की जाती हैं संविधान सभा की, ये व्यक्तिगत मेरा अप्रोच है कि मैं उनसे सहमत नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन वो आलोचना है जो आपको समझाई जाती है और मैं भी समझाऊंगा। आर यू गेटिंग द थिंग्स? चलिए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? पैरा चेंज करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने इन हालातों में
कांग्रेस ने इन हालातों में ब्रिटिश सरकार से राय प्राप्त की कि बिना मुस्लिम लीग के सहयोग के क्या संविधान निर्माण का कार्य आरंभ किया जाए। बिना मुस्लिम लीग के सहयोग के या भागीदारी के संविधान निर्माण का कार्य आरंभ किया जाए। तदनुसार ब्रिटिश सरकार की अनुमति से बिना मुस्लिमों की भागीदारी के और देशी रजवाड़ों की भागीदारी के ब्रिटिश सरकार की अनुमति से बिना मुस्लिम लीग की भागीदारी के और बिना देशी रजवाड़ों की भागीदारी के देशी रजवाड़े भी शामिल नहीं थे, देशी रजवाड़ों की भागीदारी के, और अंडरलाइन कर देना इसको। अब 9 दिसंबर 1946 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पीटी के लिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसी तारीख से संविधान सभा का कार्य आरंभ माना जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इनका काम क्या होगा? संविधान सभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। क्या दिलाना? शपथ दिलाना। भाई तभी तो काम कर पाएंगे। इज इट क्लियर? अगला पॉइंट, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, नहीं तीसरी बैठक है, लगातार है, तीसरी बैठक हुई। हाँ, तीसरी बैठक है ये। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। भाई 9 को 1 हो गई, 10 को 1 हो गई और 11 को। इज इट क्लियर? तीसरी बैठक हुई जिसमें पॉइंट 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष चुना गया। सर्वसम्मत। देखिए मैं आपको अभी लिख लीजिए, मैं अभी बता रहा हूं। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष, तथा 2 उपाध्यक्ष चुने गए। कितने? 2 उपाध्यक्ष। कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमचारी। वी.टी. कृष्णमचारी, वी.टी. कृष्णमचारी। एक टी.टी. कृष्णमचारी और थे, वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। किसके? और ये कौन है आपके? वी.टी. कृष्णमचारी हैं। क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जब संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माण के लिए होगी तो उस समय आपके राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करेंगे, और अगर वो अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में या तो वी.टी. कृष्णमचारी अध्यक्षता करेंगे या एच.सी. मुखर्जी अध्यक्षता करेंगे। 2 इसलिए लिए गए थे कि कोई ना कोई तो उपस्थित
रहेगा उस समय। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष, अंडरलाइन कर देना, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू बैठक चल रही है। 13 दिसंबर को, कितने को? अब ध्यान से आप समझिएगा, यहां किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था। और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि इसमें ये बताया गया था कि ये जो संविधान सभा है भारत के लिए किस तरह का संविधान बनाएगी। इसमें वही सारी बातें हैं मोटा मोटी जो वर्तमान में आपकी प्रस्तावना में है। यानी इसमें यह कहा गया था कि हम भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो। क्या हो? लोकतांत्रिक गणराज्य हो। हम ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें नागरिकों की स्वतंत्रता बहाल हो। क्या हो? स्वतंत्रता, यानी उन्हें न्याय प्राप्त हो, उन्हें समानता प्राप्त हो, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो। क्या हो? स्वतंत्रता। ये उसमें बातें कही गई। साथ ही इसमें यह भी कहा गया था कि हम ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जिसकी वजह से जो हमारा देश है, जिसका ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें तो दुनिया में एक सम्मानजनक और गरिमामयी पहचान थी, तो वो सम्मानजनक और गरिमामयी पहचान पुनः स्थापित हो। क्या हो भाई? अभी तो हमारी पहचान किसके रूप में है? गुलाम देश के रूप में, एक औपनिवेशिक कंट्री के रूप में। तो ये तो धब्बा है हमारे व्यक्तित्व पर, तो इसको साफ करना है। यानी अब हमें अपनी पुरानी गरिमा को प्राप्त करना है, पुरानी जो डिग्निटी हमारी खो गई है उस डिग्निटी को हमें प्राप्त करना है। हम ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे। आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो इसमें मोटा मोटी वो सारी बातें हैं जो वर्तमान में आपकी प्रस्तावना में है। अब ध्यान से आप समझिएगा, आपके संविधान निर्माता उस समय इतने मतलब मैच्योर लोग थे, धरातल से जुड़े हुए लोग थे, उनके पास इतनी दूरदृष्टि थी, ऐसी अंतर्दृष्टि थी कि उन्होंने ये फैसला लिया था कि संविधान निर्माण का जो कार्य है वो सर्वसहमति से किया जाएगा। किसे? यानी किसी भी प्रावधान को मतदान के माध्यम से अंत स्थापित नहीं किया जाएगा। मतदान कब होगा? लास्ट में, और वो भी सर्वसहमति। क्या भाई? जब प्रत्येक क्लॉज पर सहमति बन गई और वो उसमें लिख दिया, तो जब बाद में पारित करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? विरोध का कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई, सभी लोग हस्ताक्षर करेंगे उस पर। तो ध्यान से आप समझिएगा, संविधान निर्माताओं ने यह निर्णय पहले दिन ही ले लिया था कि कार्रवाइयों में मतभेद भी होंगे, असहमतियां होंगी, लेकिन जब फैसला होगा तो वो सर्वसहमति से होगा। तो अगर कोई संवैधानिक प्रावधान पर अगर किसी को आपत्ति है तो उसकी आपत्ति को सुना जाएगा, उसे अपनी आपत्ति को तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत करना होगा। भाई उसे बताना होगा कि तुम्हें आपत्ति किस वजह से है। अगर आपकी आपत्ति लॉजिकल है, आपकी आपत्ति रेशनल है, तो उस पर विचार होगा। और
जो ये कह रहे हैं कि नहीं ये ही प्रावधान लागू होगा, तो उन्हें ये बताना होगा कि क्यों होगा। तो यानी एक दूसरे को समझाएंगे, क्या करेंगे, समझाएंगे। और समझाने का जो तरीका होगा वो तर्क संगत होगा। क्या होगा, ये नहीं कि ये लोग चाह रहे हैं ऐसा आप कर लीजिए, नहीं। जो भी आप मत व्यक्त कर रहे हैं, जो भी आप खंडन कर रहे हैं, जो भी आप आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, जिस चीज का भी आप समर्थन कर रहे हैं, उसके पीछे आपको ठोस कारण बताना होगा। बिना ठोस कारण के बात नहीं बनेगी, केवल सेंटिमेंट के आधार पर नहीं। आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो सर्वसहमति की बात की गई थी, किसकी, सर्वसहमति की। यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? क्लैरिटी है पॉइंट की, ट्रांसपेरेंट है? तो ध्यान दीजिएगा, जब यह संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया पंडित नेहरू ने, तो इस पर खूब विचार विमर्श हुआ। और विचार विमर्श होने के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया। क्या? अगला पॉइंट लिखिएगा। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में, इस उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में खूब विचार विमर्श हुआ और इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया। 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? क्लैरिटी है? चीजें समझ में आ रही है ना? सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया, यानी अब ये स्पष्ट हो गया इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से कि भाई हमें भारत के लिए कैसा संविधान बनाना है। यानी अब आप जो भी विचार व्यक्त करेंगे, जो भी प्रारूप प्रस्तुत करेंगे, उसका संबंध किससे होना चाहिए? इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से होना चाहिए। इस दायरे से बाहर चीजें नहीं जानी चाहिए। ये दायरा हो गया। क्या हो गया? दायरा हो गया आपका। इज इट क्लियर? आगे का पॉइंट लिखिएगा। संविधान सभा ने संविधान सभा ने संविधान निर्माण के उद्देश्य से संविधान निर्माण के उद्देश्य से 8 बड़ी समितियों का गठन किया। 8 बड़ी समितियों का गठन किया तथा 15 छोटी समितियों का गठन किया तथा 15 छोटी समितियों का गठन किया। गठन किया। अगला पॉइंट, इन 8 बड़ी समितियों में से, अगला पॉइंट है, इन 8 बड़ी समितियों में से एक समिति प्रारूप समिति भी थी। इन 8 बड़ी समितियों में से एक समिति प्रारूप समिति भी थी। प्रारूप समिति भी थी। चेंज करना। देखिए, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। बाद में हुआ था इसका। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। हाँ, 29 अगस्त 1947 को हुआ। जिसके अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए। अंडरलाइन कर देना। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए।
लिखिए, डीपी खेतान, डीपी खेतान इसके सदस्य थे, डीपी खेतान इसके सदस्य थे, लेकिन 1948 में उनकी मृत्यु हो गई। डीपी खेतान, यह क्वेश्चन आता है, डीपी खेतान इसके सदस्य थे जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई। 1948 में मृत्यु हो गई तो टीटी कृष्णमचारी को सदस्य बनाया गया। किसको? टीटी कृष्णमचारी को। एक और फैक्ट लिख दीजिए इसमें, बीएल मित्र भी इसके सदस्य थे। दूसरा, बीएल मित्र, बीएल मित्र इसके सदस्य थे जिन्होंने बीमारी की वजह से त्यागपत्र दे दिया था। किसकी वजह से? यह क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है मैं अभी बताऊंगा आपको। बीमारी की वजह से त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए इनके स्थान पर एन माधव राव को सदस्य बनाया गया। एन माधव राव को सदस्य बनाया गया। एन माधव राव, ये पीटी में क्वेश्चन बनता है बेटा। एन माधव राव को सदस्य बनाया गया। एन माधव राव को सदस्य बनाया गया। अब देखिए ये बात क्यों है, क्योंकि जैसे ही सदस्य चेंज हुआ तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है ना कि कहीं मतभेद की वजह से तो नहीं, समझे कि भाई प्रारूप समिति है और उस पर प्रारूप जब डिसाइड हो रहा है तो उसमें विचार विमर्श हुआ, सदस्य को आपत्ति हुई, बाकी सदस्यों ने उसकी बात नहीं मानी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने त्यागपत्र दे दिया हो या अध्यक्ष ने उसको क्या कर दिया हो, पदच्युत कर दिया हो, हटा दिया हो। तो फिर ये तो जोर जबरदस्ती वाली बात हो गई ना, ये फिर सर्वसहमति वाली बात कहां हुई। इसलिए आपसे पीटी में यह प्रश्न किया जाता है कि आपको यह तथ्य पता होना चाहिए कि सदस्य चेंज हुआ था तो चेंज होने की वजह संविधान सभा के किसी प्रावधान पर असहमति नहीं थी, बल्कि चेंज होने की वजह क्या थी कि खेतान साहब की क्या हुई थी, डेथ हो गई थी, राइट नाउ। और दूसरे जो आपके बीएल मित्र हैं वो बीमारी की वजह से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था कि भाई मैं अस्वस्थ व्यक्ति हूं, मैं कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता, इसलिए मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो उनकी जगह कौन आ गए आपके? उनकी जगह टीटी कृष्णमचारी, उनकी जगह एन माधव राव। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 सदस्य हो गए, 4 अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें एक मुस्लिम सदस्य भी थे। लिखिए नेक्स्ट, मुस्लिम सदस्य हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब आ जाइए डॉक्टर के एम मुंशी, बहुत इंपॉर्टेंट, सादुल्ला, हाँ सादुल्ला, ठीक। 4, 5वें सदस्य कौन हो गए? डॉक्टर के एम मुंशी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा का जो कि संविधान की आत्मा किसे माना जाएगा उस पर इनका बड़ा सुंदर प्रस्तुतिकरण है, आगे बात करूंगा मैं। के एम मुंशी। आगे आइए, अब ये 2 दक्षिण भारत से हो गए, एक हैं आपके एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, और दूसरे हैं अल्लादी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये सब पीटी के फैक्ट हैं, इसको मेन से कोई लेना देना नहीं है। आर यू गेटिंग? सिविल सेवा में इस पर तो मैंने विचार नहीं किया भाई, देख लूंगा मैं, इसे देखना पड़ेगा, और तो देख लेंगे इसको। इस दृष्टिकोण पर मैंने कभी विचार नहीं किया कि इसमें सिविल सर्वेंट को भी देखा गया है।
तो ये मुझे लगता है पीएसआई वीएसआई वगैरह में इस तरह से प्रश्न आया होगा, यूपीएससी में तो कभी नहीं किया, स्टेट पीसीएस में भी नहीं किया। बहुत सारे फैक्ट हैं। क्या है? बहुत सारे फैक्ट हैं। तो मेरा चश्मा तो यूपीएससी वाला है। कौन सा? तो यूपीएससी ने तो कभी इस तरह से नहीं किया, लेकिन हो सकता है वनडे टेस्ट में किसी ने किया हो, तो उसको देख लेंगे। राइट, चलिए देखिए, अगर कोई तथ्य आपके संज्ञान में नहीं है तो स्टूडेंट को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। और कम से कम इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर ये बात कही जाती है तो भाई अक्षम्य अपराध है। क्या है? क्योंकि अगर एक स्टूडेंट गलत करता है तो उसका कीमत उसे ही चुकानी पड़ेगी, लेकिन अगर एक मार्गदर्शक अगर इस तरह की भूल करता है तो वो तो भाई अक्षम्य हो गया ना, वो तो कैरियर का सवाल हो गया। क्या हो गया? कैरियर का सवाल। तो इस दृष्टिकोण से मैंने इस चश्मे से इसको देखा ही नहीं, और जब देखा नहीं तो फिर बात ही खत्म हो गई। राइट नाउ, चलिए आपने ये प्रश्न कर दिया है तो इस चश्मे से इसको देख लेंगे। राइट नाउ, चलिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लैरिटी है। अब देखिए यहां एक खास बात और समझिए कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो रहा है, लेकिन ध्यान रहे उससे पहले ही 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया? भारत आजाद हो गया था। क्या हो गया था? तो जो आजाद हुआ था तो उसका क्या असर पड़ा, वो किसके माध्यम से हुआ? राइट नाउ, तो भारत शासन अधिनियम, यानी वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया, और ये अंतिम अधिनियम था। और ये अधिनियम का प्रभाव क्या था, ध्यान से आप समझिए। इस अधिनियम में खुद ये लिखा था कि जैसे ही ये अपने उद्देश्य पूरा करेगा उसके साथ ही ये क्या हो जाएगा? न्यूलीफाई हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसे समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 15 अगस्त से भारत, और 14 अगस्त को कौन हो गया? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के मामले में 14 अगस्त में न्यूलीफाई हो गया ऑटोमेटिकली। राइट। और 15 अगस्त को जब भारत स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आ गया तो भारत भी के मामले में भी इसका प्रभाव निष्प्रभावी हो गया। यानी भारत शासन अधिनियम की भूमिका, यानी क्षमा कीजिएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की भूमिका वही है जैसे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। राइट नाउ, जैसे अगर मान लीजिए ब्लूटूथ के माध्यम से कोई चीज भेज रहे हैं, राइट, या आपके शेयर इट के माध्यम से भेज रहे हैं। किसके माध्यम से? शेयर इट के माध्यम से। तो जस्ट लाइक शेयर इट की भूमिका थी। किसकी? किसकी? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था। अब जरा इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए, यहां वो प्रासंगिक है, पैरा चेंज करके लिखा। यहां यह उल्लेखनीय है, यहां यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी। संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, कार्य कर रही थी। इसी बीच ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश संसद ने 20 जुलाई 1947 को, कब? 20 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। 20 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया, जिसके माध्यम से भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया।
जिसके माध्यम से, लिखिए पॉइंट 1, भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की उद्घोषणा कर दी गई। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की उद्घोषणा कर दी गई। यानी क्या कहा गया कि अब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त होता है। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में, भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा। किसके रूप में? संप्रभु, सोवरिन स्टेट के रूप में। नेक्स्ट, इस अधिनियम के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से भारत का विभाजन करके, किसका? भारत का विभाजन करके, विभाजन करके दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्य बना दिए गए। अब यहां डोमिनियन वर्ड यूज किया है, इस पर चर्चा करूंगा मैं क्यों किया है। दो डोमिनियन राज्य बना दिए गए। भारत और पाकिस्तान, लिख दीजिए उसमें, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, क्या? दो डोमिनियन। अब देखिए यहां डोमिनियन की बात की गई है। अब आप कहेंगे कि सर जब स्वतंत्र हो गए, राइट, तो भाई डोमिनियन का क्या मतलब रहा? स्वतंत्र वर्ड भी यूज कर रहे हैं और डोमिनियन भी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? पहले थोड़ा पॉइंट कर लीजिए, फिर मैं चर्चा करता हूं इस पर, अच्छे से समझाऊंगा इसे। लिख लीजिए, लिखिए, स्वतंत्र, क्या लिखे थे? स्वतंत्र डोमिनियन राज्य बना दिए इसने विभाजित करके। नेक्स्ट, वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया तथा भारत और पाकिस्तान के लिए, भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। सृजन किया गया। इस गवर्नर जनरल की नियुक्ति, अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब समझिएगा, इस गवर्नर जनरल की नियुक्ति भारत के, भारत के मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, किस पर? मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाना, ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाना। किया जाना। लेकिन, अंडरलाइन कर देना, लेकिन, लेकिन ब्रिटेन की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटेन की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, हां ब्रिटिश गवर्नमेंट की भारत के शासन के मामले में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। यानी नियुक्ति जरूर कर देंगे हम, लेकिन हमारी ओर से कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। इसी को कहेंगे हम स्वतंत्र डोमिनियन। अब समझिए इसको, स्वतंत्र डोमिनियन क्यों। सीधा स्क्रीन। इसने क्या किया कि भाई देखो, भारत में ब्रिटिश रूल को क्या किया जाता है, ब्रिटिश शासन को समाप्त किया जाता है। ये बात बोल दी भारत शासन अधिनियम 1947 के माध्यम से, और कहा कि भारत के शासन के मामले में, किसके मामले में, भारत के शासन के मामले में ब्रिटिश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बात खत्म। लेकिन मुख्य शासक तो भाई हम ही रहे हैं, तो हम अब पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, पावर को दे रहे हैं ना आपको, राइट। तो ध्यान से आप समझिएगा क्या चीजें हैं इसमें। तो इससे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाता और भारत को स्वतंत्रता मिल गई, ये बात क्लियर होता है। अब इसने क्या कहा कि भाई ये भारत है, अब इसमें से ये वाला हिस्सा काट करके किसको दे दिया, पाकिस्तान बना दिया, और शेष क्या हो गया आपका, ये आपका भारत हो गया, और ये पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान, यानी ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान, आधुनिक बांग्लादेश, राइट। तो ये पाकिस्तान के रूप में। अब इसने क्या कहा, ध्यान से आप समझिएगा, कि ये दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्य होंगे। अब यहां पर स्वतंत्र वर्ड भी यूज कर रहा है और डोमिनियन वर्ड भी यूज कर रहा है। जब डोमिनियन वर्ड यूज कर दिया तो इसका मतलब कुछ बातों में किसी की अधिकारता है, नहीं समझे। क्योंकि डोमिनियन तो यही है ना कि भाई आप आंतरिक तौर पर पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो किसी बाह्य राज्य के अधीन हैं। भाई यही बात तो हम 1928 में जो मोतीलाल नेहरू समिति थी, उसने ये अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था कि भाई आप हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दीजिए। और ध्यान दीजिएगा, इसी बात का विरोध किया था उनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उस समय सुभाष चंद्र बोस ने, और भी जो युवा थे, कि भाई डोमिनियन स्टेटस की बात क्यों कर रहे हो, हमें तो पूरी स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए। तो जब डोमिनियन स्टेटस से उस समय विरोध था, तो भारत शासन अधिनियम में ये डोमिनियन स्टेटस की बात क्यों हो गई भाई, फिर ये डोमिनियन शब्द क्यों घुसेड़ दिया यहां। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ड यूज क्या हो रहा है, स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट। अब ये क्या है, देखिए, आपने पावर ट्रांसफर की है और अभी आप संविधान बना रहे हैं, आपके पास गवर्नमेंट तो है नहीं, आपके पास प्रारूप तो है नहीं। ध्यान से आप समझिएगा कि आप शासन का संचालन कैसे करेंगे। और हमने बोल दिया कि भाई अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भारत के शासन को लेकर के। तो सुनो भाई, ये स्वतंत्र और डोमिनियन, ये दो शब्द एक साथ यूज किए उन्होंने। तो डोमिनियन क्यों यूज किया, ध्यान से आप समझिएगा। डोमिनियन यूज करने की अपनी एक वजह है। वजह क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने अभी भी क्या कर रही है कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर रही है। किसके लिए, भारत के लिए भी और ब्रिटेन के लिए भी। नियुक्ति कौन कर रही है, ब्रिटिश क्राउन। इसलिए डोमिनियन हो गया। क्या हो गया, डोमिनियन हो गया। अच्छा, स्वतंत्र क्यों कहेंगे इसे भाई, जब स्वतंत्र वर्ड यूज हो गया, भाई या तो डोमिनियन कहिए या स्वतंत्र कहिए, दोनों चीजें एक साथ कैसी हुई। तो डोमिनियन इसलिए हुआ कि नियुक्ति किसके हाथ में है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है, जो प्रांत, जो राज्य हैं, यानी भारत और पाकिस्तान।
यानी यहां का जो मंत्रिमंडल कहेगा कि भाई इसको आप क्या बना दीजिए, उसी को ब्रिटिश क्राउन बनाएगा। इट्स अ मैंडेटरी। क्या है? इसलिए ये स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्र। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? स्वतंत्र डोमिनियन का मतलब समझ में आ गया? नियुक्ति किसके हाथ में? एक विषय को लेकर के बता रहा हूं मैं यहां पर, अभी और भी बातें हैं, केवल एक इस विषय को आप लीजिए कि नियुक्ति कौन कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन। लेकिन मर्जी किसकी चलेगी? भारत और पाकिस्तान की। यानी ये तय करेंगे कि उनका गवर्नर जनरल कौन होगा। ये पॉइंट क्लियर है? पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात क्या हुई इसमें कि भारत शासन अधिनियम 1935 किसने पारित किया था? ब्रिटिश सरकार ने। और इस अधिनियम में क्या कहा गया था कि जब तक आपकी संविधान सभा संविधान का निर्माण करके और अपना संविधान लागू नहीं कर लेती है, तब तक राज्य कैसे चलेगा? तो उसने कहा भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार आप शासन चलाते रहिए। किसके अनुसार? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? तो डोमिनियन हो गया। और स्वतंत्र क्या हुआ? ये तो डोमिनियन हो गया, डोमिनियन का तत्व हुआ। अब स्वतंत्र कैसे हुआ समझिए। स्वतंत्र इसलिए हुआ कि संविधान सभा को यह बोल दिया गया था कि ये जो संविधान सभा है, यही संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करेगी। किसके रूप में? विधायिका के रूप में। यानी अब हम तो कानून बनाएंगे नहीं भाई, हमारे अधिकार तो खत्म हुए, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन इस बीच जब तक मान लीजिए आपको संविधान बनाने में 1 वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे, 3 वर्ष लगे, 4 वर्ष लगे, 5 वर्ष लगे, हमको क्या पता कितना समय लगाएंगे आप। लेकिन तब तक के लिए शासन को संचालित करने के लिए अगर आपको कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो कानून कौन बनाएगा? तो कानून बनाएगी ये संविधान सभा। ये हो गया डोमिनियन की बात। किसकी? यानी ये तय किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने तय किया। किसने? ब्रिटिश अधिनियम से तय हुआ कि भाई स्वतंत्र भारत में भी विधायिका के रूप में कौन काम करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? ध्यान से आप समझिएगा बच्चा। वो तो फैक्ट तो इमीडिएट तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब इस तरह से प्रश्न आता है यूपीएससी जब करती है तो तोते उड़ जाते हैं। क्या कि क्या लिखें इसमें? समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से समझिएगा। डोमिनियन यानी उसने ये डिसाइड किया कि लेजिस्लेचर कौन होगा, तो बोला संविधान सभा ही लेजिस्लेचर के रूप में काम करेगी। ये बात क्या हो गई? डोमिनियन की। अब ये स्वतंत्रता की बात क्या हुई इसमें? स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र ये है कि जब ये विधायिका के रूप में काम करेगी तो इसको ये अधिकार है कि ये भारत शासन अधिनियम में भी संशोधन कर सकती है और इसे निरसित भी कर सकती है। नहीं पॉइंट क्लियर हुआ? यानी जब हम कह रहे हैं कि इसके अनुसार आप शासन चलाते रहिए, लेकिन अगर आपकी इस विधायिका को ऐसा लगता है कि नहीं इसके अनुसार भी हम नहीं चलाएंगे शासन, तो आप इसे क्या कर दीजिए? समाप्त कर दीजिए। नहीं पॉइंट क्लियर हुआ? आप खुद डिसाइड कीजिए कैसे कौन सा कानून बनेगा। तो ये क्या हो गया? आपका स्वतंत्रता का तत्व हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्रता का तत्व। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? आर यू गेटिंग द थिंग्स? ट्रांसपेरेंट है ये? यहां तक समझते हो कोई दिक्कत तो नहीं है? और फिर क्या कहा? फिर उन्होंने क्या कहा ध्यान से आप समझिएगा कि हमने जितने भी कानून बनाए थे, जो भी हमने किया, राइट, वो केवल अभी तक सीमित है। इसके बाद आप तय कीजिए कि आप किस तरह से शासन चलाएंगे। यानी क्या बोल दिया कि ये जो संविधान सभा है ये संप्रभु सभा होगी। क्या होगी? संप्रभु सभा। इसकी मर्जी है कि ये कैसा संविधान बनाए और उस संविधान को लागू करे और अपनाए। ये इसको तय करना है। पॉइंट की क्लैरिटी है? संप्रभु सभा डिक्लेयर कर दिया और विधायिका का रोल दे दिया इसे, राइट। और एक और खास बात है कि आपकी जो ये संविधान सभा थी, अब इसमें 389 मेंबर नहीं रह गए। अब इसमें सदस्यों की संख्या घट करके कितनी हो गई?
299। तो बाकी के कहां चले गए? 100। राइट नाउ बाकी के लगभग आप ये मान करके चलिए कि 90 सदस्य कहां गए भाई? तो वो किस में चले गए? पाकिस्तान में। किसमें? पाकिस्तान में। आर यू गेटिंग द थिंग्स? पैरा चेंज करके लिख दीजिए। नेक्स्ट, संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न प्रावधान थे। अंडरलाइन कर देना इसको। निम्न प्रावधान थे। पॉइंट 1, संविधान सभा एक संप्रभु सभा होगी। क्या होगी? एक संप्रभु सभा होगी जो अपनी पसंद से, जो अपनी पसंद से संविधान का निर्माण करेगी। जो अपनी पसंद से संविधान का निर्माण करेगी। संविधान का निर्माण करेगी। निर्माण करेगी और इस संविधान सभा को ब्रिटिश द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को समाप्त करने का अधिकार होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को समाप्त करने का अधिकार होगा। अधिकार होगा। अधिकार होगा। यह संविधान सभा भारत शासन, यह संविधान सभा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी समाप्त कर सकती है। यह संविधान सभा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी समाप्त कर सकती है। समाप्त कर सकती है। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट इसी में लिखना। संविधान सभा में, संविधान सभा में अब सदस्यों की संख्या, अब सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई। 299 रह गई। शेष सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा के, शेष सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा के दायरे में चले गए। इज इट क्लियर? अंडरलाइन पैरा चेंज करना। इन 299 सदस्यों में से, इन 299 सदस्यों में से, इन 299 सदस्यों में से 229 सदस्य 229 निर्वाचित, निर्वाचित और शेष 70 मनोनीत, देसी रजवाड़ों से मनोनीत। ये पॉइंट क्लियर हो गया? थर्ड, यह संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए, थर्ड पॉइंट है उसमें संविधान सभा के बारे में, यह संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी। विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी। किसके रूप में?
विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी जब तक संविधान का निर्माण करके उसे लागू न कर दिया जाए। संविधान का निर्माण करके उसे लागू न कर दिया जाए। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? ये फैक्ट बहुत ज्यादा है इस एरिया में, लागू न कर दिया जाए। पैरा चेंज करके लिखना, ये फैक्ट है। देखिए 17 नवंबर 1947 से, कब से? 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा ने विधायिका के रूप में कार्य करना शुरू किया। किसके रूप में? विधायिका के रूप में कार्य करना शुरू किया। और इसी दिन जीवी मामलकर को, किसको? जीवी गोपाल शंकर मामलकर, जीवी मामलकर को गणेश वासुदेव मामलकर नाम है इनका, जीवी मामलकर को, जीवी मामलकर, लाइन है बेटा, 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा ने विधायिका के रूप में कार्य करना आरंभ किया। और इसी दिन जीवी मामलकर को, जीवी मामलकर को जीवी मामलकर को अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अध्यक्ष। अब ध्यान से आप समझिएगा, इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि जब संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माण के लिए बुलाई जाती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे, और जब संविधान सभा की बैठक कानून निर्माण के लिए बुलाई जाती थी, किसके लिए? कोई विधि निर्माण के लिए, जैसे आपकी बैंकों का आपकी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया था तो इसी संविधान सभा ने किया था ना, राइट नाउ। तो विधायिका के रूप में तो उस समय अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मामलकर। कौन? जीवी मामलकर, राइट। तो लिखिए इस प्रकार जब संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माण के लिए बुलाई जाती थी, संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माण के लिए बुलाई जाती थी तो जीवी मामलकर अध्यक्षता करते थे। तो जीवी मामलकर अध्यक्षता करते, क्षमा कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे। जब संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माण के लिए बुलाई जाती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे, और जब सामान्य विधि निर्माण के लिए बुलाई जाती थी, सामान्य विधि निर्माण के लिए बुलाई जाती थी तो जीवी मामलकर अध्यक्षता करते थे। जीवी मामलकर अध्यक्षता करते थे। जीवी मामलकर अध्यक्षता करते थे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? क्लियर हो गया ना? ये पॉइंट ट्रांसपेरेंट है? क्लैरिटी ये पॉइंट की? ये था संविधान सभा पर प्रभाव किसका? भारत शासन अधिनियम 1947 का। अब आगे का पॉइंट लीजिए, आगे का नेक्स्ट। देशी रजवाड़ों पर, किन पर? देशी रजवाड़ों पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देशी रजवाड़ों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया। देशी रजवाड़ों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। और उन्हें
यह स्वतंत्रता दे दी गई और उन्हें यह स्वतंत्रता दे दी गई। क्या स्वतंत्रता दी गई? छोटे छोटे 3 पॉइंट निकाल दीजिए इसमें। उन्हें यह स्वतंत्रता दे दी गई कि भारत में विलय कर जाएं, भारत में विलय कर जाएं, बीच में लगाइए, अथवा पॉइंट 2 पाकिस्तान में विलय कर जाएं, पाकिस्तान में विलय कर जाएं। तीसरा, अथवा अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखें। क्या बनाए रखें? स्वतंत्र स्थिति बनाए रखें। यह भी इनको राइट दे दिया गया कि भाई आप चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, चाहो तो आप भारत में शामिल हो जाओ, और आप किसी में शामिल मत हो, आप स्वतंत्र बने रहो। तो यह तो संभव नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन तो इसको नहीं रहने दिया जाएगा, कि रहने दिया जाएगा। पाकिस्तान ये चाहेगा कि उसके बगल में कोई छोटा सा रजवाड़ा रहे, या भारत चाहेगा? तो बेटर यही है कि हालात को देखते हुए विलय पत्र पर साइन करके शामिल हो जाओ, और ऐसा हुआ भी। सिक्किम का तो बाद में फैसला हुआ हमारे साथ स्वेच्छा से। नेपाल इनके कंट्रोल में था नहीं, भूटान भी इनके कंट्रोल में नहीं था। कहां था? नहीं, सिक्किम में तो राजतंत्र था, सिक्किम में भी राजतंत्र था। अब संधि समझौते की बात अलग है, लेकिन प्रत्यक्ष भारत में तो शामिल नहीं था भूटान वाला एरिया। भूटान वाला एरिया भारत में कहां शामिल था? अगर भारत में शामिल होता तो फिर उसी तरह की बात होती, उसके प्रतिनिधि होते। संधि समझौतों की बात अलग होती है। राइट नाउ, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, इस स्वतंत्रता अधिनियम में, अगला पॉइंट, इस स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान किया गया प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर, गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर सभी विषयों पर मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कार्य करेंगे। किसके परामर्श से कार्य करेंगे? मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करेंगे। मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करेंगे। नेक्स्ट, जब तक संविधान सभा, अगला पॉइंट है, जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण करके उसे लागू नहीं कर देती है, उसे लागू नहीं कर देती है, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से शासन का संचालन किया जाए, शासन का संचालन किया जाए, जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार, जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार, संशोधन करने का अधिकार भारत और पाकिस्तान की विधायिका को होगा। किसको? विधायिका, विधायिका को होगा।
और विधायिका कौन है? संविधान सभा। कौन? संविधान सभा ही विधायिका के रूप में कार्य करेगी, ब्रैकेट में ना, संविधान सभा ही विधायिका के रूप में, ब्रैकेट में। अब बाकी के प्रावधानों को लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है कि भारत मंत्री के पद का कोई मतलब नहीं रह गया, भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया। अब यह कहा जाए कि भाई इंडियन सिविल सर्विसेज में ब्रिटिश क्राउन को जो नियुक्ति अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, तो ये गाना गाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब्सिडरी पॉइंट है, ऑटोमेटिक खत्म है। क्या है? जब मेजर बात खत्म हो गई तो बाकी सब बातें खत्म हो जाती हैं। नहीं, वो अलग चीज है, वो इससे कोई लेना देना नहीं हो। भारत शासन अधिनियम 1947 से उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं समझ गया आपकी बात को। ये बात संविधान सभा ने बाद में, यानी हमारा ये स्वतंत्र निर्णय था, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में जो सरकार गठित हुई थी आपकी अंतरिम सरकार, उस पर मैंने बात नहीं की अभी, अंतरिम सरकार, उस अंतरिम सरकार का यह फैसला था कि भाई हम कॉमनवेल्थ के क्या बने रहेंगे? मेंबर बने रहेंगे। नहीं तो उससे इस मैं वही तो कह रहा हूं कि इस एक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, उससे क्या मतलब है? नो, वो चीज अलग हो गई भाई, वो तो हम पर छोड़ दी गई कि भाई अब हम तय करेंगे कि हमारे विदेशों के साथ संबंध क्या होंगे। अब ब्रिटिश सरकार थोड़ी नहीं तय करेगी। नो नो, वो बात ही खत्म हो गई। वो उससे पहले की स्थिति थी, वो बात ही समाप्त हो गई। भाई अगर आप चाहो तो आप हमारे साथ रिलेशन रखो, और ना चाहो तो मत रखो। तो हमने क्या किया? हमने अप्रूवल दे दिया कि नहीं नहीं, हम तो भाई कॉमनवेल्थ के क्या बने रहेंगे? सदस्य बने रहेंगे। तो इस बात पर हमारी आलोचना भी की जाती है कि भाई आप जो है वो संप्रभु कहां थे? आप तो कॉमनवेल्थ के क्या बने रहे? सदस्य बने रहे, और उसका हेड कौन है? आपका ब्रिटेन बना रहा। क्या कह रहे हैं आप? ये तो बहुत पहले, शायद 1920 के दशक में आ गया था ये कॉमनवेल्थ वाला जो है। या उसने किया क्या था कि जहां जहां उसके उपनिवेश थे उन सबको मिलाकर के उसने क्या बना दिया था? संगठन। और उसका हेड कौन बना दिया? उसका हेड बन गई स्वयं ब्रिटेन। तो ये तो होता भी है कि भाई एक जगह अपने आप को क्या करना, अपने आप को ये सिद्ध करना, दुनिया को बताना कि देखो हमारा हमारा कितना बड़ा साम्राज्य है। क्या है? तो प्रथम दृष्टया आपको दुनिया को समझ में आ जाए कि कितना बड़ा साम्राज्य है ये। यानी आप हमें एक छोटा सा देश समझने की भूल न करें। हमारे नियंत्रण में 50 से अधिक देश हैं। क्या है? 50 से अधिक देश हैं। समझ में आ गया ना? राइट नाउ वहां तक हमारा साम्राज्य विस्तार है। क्या है? साम्राज्य विस्तार। यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? चलिए, ये था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि स्वतंत्र डोमिनियन राज्य जो कहा गया, डोमिनियन क्यों कहा गया? क्योंकि डोमिनियन के इसमें तत्व हैं। तत्व क्या है? कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार आप शासन चलाइए। उसी ने यह तय किया कि संविधान सभा संप्रभु सभा है। ठीक। उसी ने यह तय किया, राइट, कि भाई गवर्नर जनरल की नियुक्ति कैसे होगी। उसी ने यह तय किया कि गवर्नर जनरल किसके परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, और गवर्नर जनरल के पास अब वीटो शक्ति नहीं होगी, वीटो शक्ति भी खत्म कर दी। और आपको किसके अनुसार काम करना है? मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करना है। तो ये सारे तत्व क्या हो गए आपके? डोमिनियन के हो गए। किसके? डोमिनियन के। स्वतंत्र बात यह हो गई कि नाम मात्र का डोमिनियन था। क्या था? डोमिनेट क्या कर रहा है? स्वतंत्रता। क्या कर रही है? स्वतंत्रता। यानी किसी तरह की कोई प्रभुसत्ता ब्रिटेन की नहीं रह गई थी। जो भी था वो क्या था? आपका नॉमिनियल था। क्या था? नॉमिनियल। क्योंकि वो प्रोसेस का हिस्सा था। भाई फिर ट्रांसफर कैसे होगा? वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। किसका? प्रक्रिया का हिस्सा। और स्वयं संविधान सभा को यह बोल दिया गया कि भाई आप किसी भी अधिनियम को रद्द कर सकते हैं, हमने जो बनाया है, और इंक्लूडिंग भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और वो हमने किया भी है 395 आर्टिकल में। किसमें? अनुच्छेद 395 में ये लिखा है ना हमने कि ब्रिटिश भारत में पारित अधिनियम और
और 1935, 1947 उसको क्या किया जाता है? निरसित किया जाता है। क्या किया जाता है? निरसित किया जाता है। और उससे पहले वाले आर्टिकल में क्या लिख दिया कि 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू होता है और कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू होते हैं और शेष संविधान को यानी पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू माना जाएगा। ये हमने प्रोविजन जोड़ दिया उससे पहले वाले आर्टिकल में 393 में बोल दिया कि भाई इस संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भारत का संविधान। नामकरण बोल दिया। क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। आर यू गेटिंग द थिंग्स? दैट इज द। चलिए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लैरिटी हो गई? पैरा चेंज करके लिखना इस प्रकार। अब यहां पर एक तथ्य और जान लीजिए बेटा। वो तथ्य क्या है कि जब 15 अगस्त 14 अगस्त को पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया और 15 अगस्त को भारत ने स्वतंत्रता, अब ध्यान से समझना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे पूर्वी बांग्लादेश से। बात समझ में आ गई? और पूर्वी बांग्लादेश कहां चला गया? पाकिस्तान में। ठीक? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार आप पढ़ करके देख लीजिए। राइट नाउ वो उस राज्य के साथ नहीं गए। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कि भाई पाकिस्तान की संविधान सभा में तो हम नहीं रहेंगे। और ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जो दलित समुदाय है वो यथाशीघ्र पाकिस्तान को छोड़ दे और भारत में आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में आपका कोई भविष्य नहीं है और जो भी दलित समुदाय है इसे मुस्लिम समुदाय जो है सिर्फ और सिर्फ मैला ढोने के लिए प्रयोग करेगा, आपको और किसी तरह के कोई अधिकार नहीं देगा। और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तो छोड़िए, स्वतंत्र भारत में, किसमें? स्वतंत्र भारत में और जम्मू कश्मीर में, किसमें? राइट नाउ उनको ये अधिकार नहीं थे। ये थे? आप बताइए। जम्मू कश्मीर तो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन वहां जम्मू कश्मीर चूंकि उसकी एक अलग स्थिति थी धारा 370 के तहत, अब तो वो खत्म हो गई। लेकिन जब धारा 370 वहां लागू थी और जम्मू कश्मीर का संविधान लागू था, तो उन्होंने इस दलित समुदाय को कहां सरकारी नौकरियों में स्थान दिया, कहां नागरिकता के वो प्रावधान दिए, कहां वो संपत्ति खरीदने के और सबके अधिकार दिए। 2 दर्जे के नागरिक बना करके रखे थे। उठाइए डॉक्यूमेंट। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये स्टेट, तो वो उधर नहीं गए। अब ध्यान से आप समझिएगा, मेरा यहां पर एक ध्यान आकर्षित करने का बिंदु है, और वो ध्यान आकर्षित करने का बिंदु ये है कि जो विघटनकारी शक्तियां हैं जो भारत को खंड खंड करना चाहती हैं, अभी भी इसको तोड़ने से बाज नहीं आ रही हैं। वो ये तर्क देती हैं कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो दलितों के मसीहा हैं, इनके मसीहा हैं, सवर्णों ने ये किया, और पानी पी पी करके गाली देते हैं सवर्णों को। तो जरा आ जाइए भाई, जरा इस बात पर, इस तथ्य पर विचार कीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो पाकिस्तान वाले संविधान सभा में चले गए थे, फिर भारत की संविधान सभा में कहां से आ गए? समझिए ना इसको। यानी यहां कहां से आ गए, पहली बात। और दूसरी बात ये निकल करके आ रही है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और उनकी तो इतनी बड़ी कोई पार्टी भी नहीं थी जिसमें कि ज्यादा सदस्य हों। तो ये काम भी किसने किया था? उन्हीं सवर्णों ने किया था ना, जिन्हें पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं आज आप। तो ध्यान दीजिए क्या था इसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लाने के लिए बॉम्बे से कांग्रेस की एक सीट खाली कराई गई थी। क्या कराई गई थी? त्यागपत्र दिलवाया गया था, और त्यागपत्र दिलवा करके फिर क्या किया था? वहां से फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उपचुनाव जितवा करके संविधान सभा में लाया गया था। और फिर 29 अगस्त को जब प्रारूप समिति का गठन हुआ तो सर्वसहमति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया।
क्यों बनाया गया था? तो ये कोई गिफ्ट नहीं किया गया था उन्हें, ये उनका अपना विजन था, उनका अपना स्टैंडर्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष करने के तौर तरीके और उनका विचार का पहलू था ये। ऐसा नहीं था कि सो कॉल्ड उन सवर्णों ने दान में दे दिया, लेकिन दोनों पक्षों को समझना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अद्भुत व्यक्ति थे, इसमें कोई दो राय नहीं, अद्भुत। राइट नाउ मतलब उस जमाने में इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी होना कोई साधारण बात थी? ये उनका व्यक्तिगत पुरुषार्थ था। और डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर उस प्रत्येक व्यक्ति के नेता हैं जो शोषित है, जो पिछड़ा है, जो पीड़ित है। जाति वाती से मतलब नहीं है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर वो व्यक्ति या वो वर्ग पीड़ित है समाज के द्वारा, वंचित है, पिछड़ा है, शोषित है, तो वहां ऑटोमेटिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके नेता हो जाते हैं। ऐसी उनकी विचारधारा थी। और ये विचारधारा कट एंड पेस्ट वाली नहीं थी, ये महसूस की हुई विचारधारा थी। राइट नाउ ग्रास रूट से जुड़ी हुई विचारधारा थी। इसलिए संविधान सभा के इन सदस्यों ने यह निर्णय लिया था कि इस आदमी का संविधान सभा में होना जरूरी है, ताकि सही अर्थों में हम लोकतंत्र को स्थापित कर सकें। बात समझ में आ रही है ना? क्या कहा था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए, अवसरों की समानता देना, व्यक्ति की प्रतिष्ठा की समानता। तो जब व्यक्ति की प्रतिष्ठा की समानता की बात होगी तो भाई उसका सबसे बड़ा एक्सपर्ट जो उस समय व्यक्ति था वो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कि यार ये व्यक्ति अगर संविधान सभा में होगा और जब भी हम कोई प्रावधान बनाएंगे तो ये उसी चश्मे से देखेगा। तो जायज सी बात है कि समाज के उस बहुसंख्यक वर्ग को, किसको भाई, उस समय तो 90% लोग पिछड़े हुए थे, नहीं समझे? मुश्किल से 8-10% क्या थे, ठीक ठाक स्थिति में थे उस जमाने में। डॉक्यूमेंट उठा करके देख लीजिए, सबको तो नोच खसोट ले गए थे, वो छोड़ा क्या था उन्होंने? राइट? तो अधिकार की बात की जाए, स्वतंत्रता की बात की जाए, न्याय की बात की जाए, तो इस व्यक्ति के पास ऐसा सॉफ्टवेयर है। ये व्यक्ति बहुत अद्भुत व्यक्ति है और जब इसके विचार इसमें शामिल होंगे तो सर्व स्वीकारिता होगी उसकी। क्या होगी? और आज देखिए कि उन संविधान निर्माताओं ने जो फैसला लिया, तो ये हमारे पूर्वज हैं। क्या हैं? ये पूर्वज हैं। चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, या वो के.एम. मुंशी हों, या पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, या गांधी हों, या आपके सुभाष चंद्र बोस हों, राइट नाउ, या भगत सिंह हों, इन्हें हम अलग अलग नहीं देख सकते। ये हमारे संयुक्त पूर्वज हैं जिन्होंने हमारी वेल विशिंग के लिए, किसके लिए? वेल विशिंग के लिए अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने त्याग और बलिदान के माध्यम से जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। और आज हम इस लेवल पर इस स्वतंत्रता को क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हम सबके हैं। यानी डॉक्टर अंबेडकर किसी खास वर्ग के नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर सबके नहीं। डॉक्टर अंबेडकर भारत के हैं, राइट ना? किसी जाति धर्म विशेष से नहीं है। वो उन सबके हैं जो शोषित हैं, उन सबके हैं जो पीड़ित हैं। अब अगर मान लीजिए आप बात करें किसकी, अगर आप बात करें महिलाओं की, तो आज जो महिलाओं को जो अधिकार मिला हुआ है ये किसकी वजह से है? राइट नाउ, डॉक्टर साहब की वजह से है। और अगर महिलाओं की आप बात करेंगे तो महिलाओं में सवर्ण महिलाएं नहीं है। सवर्ण महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं वो भी किसकी वजह से मिले हैं? सीधे सीधे बात निकल करके आ रही है। यहां पॉइंट की क्लैरिटी है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? पैरा चेंज करके लिखिएगा।
तो ये थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया था। ध्यान आकर्षित क्यों किया गया है? क्योंकि यू आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, और जो समाज में अलगाववादी प्रवृत्ति है, क्या है? अलगाववादी प्रवृत्ति है, विखंडनकारी प्रवृत्ति है। राइट नाउ आप में से, अब हम ये तो निर्णय नहीं कर सकते कि कौन राइट नाउ किस पद पर रहेगा, अब ये तो आगे आप डिसाइड होगा। लेकिन स्ट्रेटेजिक कोई भी आईएएस अधिकारी है, वो रणनीतिक पदों पर ही उसकी नियुक्ति होती है। और अगर वहां पर दृष्टिकोण की शार्पनेस है, स्पष्टता है, और ऐसा व्यक्ति स्ट्रेटेजिक बिंदु पर बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि न्याय को बढ़ावा मिलेगा, संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, संवैधानिक सिद्धांतों को बढ़ावा मिलेगा, संवैधानिक आदर्शों की प्रतिपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी बातें ध्यान आकर्षित होने की हैं। राइट नाउ विखंडनकारी बात नहीं, समन्वयकारी बात होनी चाहिए, एकीकरण वाली बात होनी चाहिए। हाँ, हर समाज में दिक्कतें होती हैं, हर समाज में कुछ गड़बड़ियां होती हैं, तो हमारा काम क्या है? उन गड़बड़ियों को ठीक करना, उन गड़बड़ियों में सुधार करना, न कि विषाक्त माहौल बनाना। विषाक्त माहौल बनाने का काम थोड़ी नहीं है। राइट नाउ यानी विचार विमर्श, क्या? विचार विमर्श के माध्यम से, शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से उन कुरीतियों को दूर करना। राइट नाउ और एक समता मूलक समावेशी समाज के निर्माण का जो लक्ष्य संविधान में रखा गया है, उसमें यथासंभव अपना योगदान देना। ये नहीं कि झंडा लेकर के खड़े हो गए कि नहीं भाई, नेहरू मेरे हैं, वीर सावरकर मेरे हैं, राम मनोहर लोहिया मेरे हैं, और जेपी नारायण आपके हैं, गांधी मेरे हैं। ये गलत है। ये सबके हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, किसी जाति विशेष के नहीं, ये संपूर्ण भारत के पूर्वज हैं। किसके? हम सभी भारतीय नागरिकों के पूर्वज हैं ये, जिन्होंने वेल विशिंग के लिए अपने अपने स्तर से कार्य किया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लिख दीजिए नेक्स्ट। इस प्रकार इस संविधान सभा ने, अगला पॉइंट, इस प्रकार इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में 18 दिन में संविधान का निर्माण कार्य पूरा किया। संविधान का निर्माण कार्य पूरा किया। प्रश्न करना, 26 नवंबर 1949 को अंडरलाइन कर देना। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। आत्मर्पित किया, आत्म अर्पित किया, फुल स्टॉप। 26 नवंबर 1949 को ही 26 नवंबर 1949 को संविधान की नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए। कौन से? नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए। कौमा, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए। कितने? 15 अनुच्छेदों, कितने? 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कितने? 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, एनफोर्समेंट। हाँ, कुल मिलाकर कितने? 15 अनुच्छेद। इज इट क्लियर? जिनका समकालीन समय में क्या था? महत्व था। क्या था? महत्व। राइट नाउ लिखिए, जबकि जबकि संविधान में
संविधान में ही यह प्रावधान किया गया, 394 में है ये, संविधान में ही यह प्रावधान किया गया कि इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। कब होगा? 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब संविधान बनकर के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो ये 2 महीने क्यों डिले किया गया? तो इसके पीछे एक कहानी है जिस पर मैंने आपको बताया था कि 1929 में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था और यह कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। मतलब 1 महीने के अंदर 1-2 महीने के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। और फिर 26 जनवरी 1930 से लगातार हम 1930 से 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे। लेकिन एक्चुअल स्वतंत्रता हमें कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। तो संविधान निर्माताओं ने यह फैसला लिया कि भाई हमने एक्चुअल में जो संविधान यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया, यानी हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गए तो 26 जनवरी 1930 से, तो 26 जनवरी का जो महत्व है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए? तो उसने कहा कि भाई इसके लिए जरूरी यह है कि संविधान एक गणतंत्र की स्थापना करता है। किसकी? तो इसलिए 26 जनवरी से संविधान को लागू किया जाए और उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर दिया जाए। किसके रूप में? गणतंत्र के रूप में। इसके पीछे ये कहानी है राइट नाउ। तो इसको लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, समझ रहे ना इस चीज को? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिएगा। ये किस में लिखी हुई? 394 में है। किस में है ये? 394 में ही है ये बात, राइट? लिखिए, अनुच्छेद 393 में यह कहा गया है कि यह भारत का संविधान है। किसका? किसका संविधान है? भारत का संविधान। यानी ये शब्द किस में लिखा हुआ है? 393 में। अरे भाई, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये संविधान भारत का संविधान है तो कैसे मान लेंगे कि भारत का संविधान है? तो आप कहेंगे भाई आर्टिकल में लिखा हुआ है, राइट नाउ। और ये भी उसी दिन लागू हो गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लैरिटी है? ट्रांसपेरेंट है? गुड। पैरा चेंज करके लिखिएगा। नोट कर दीजिए, कुछ पीटी के फैक्ट हैं। नोट। पहला पॉइंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और इस दिन इसने क्या क्या काम किया? 24 जनवरी 1950 को हुई। क्या काम किया था इसने? तो लिखिए, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को पारित किया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम और जनगण मन अधिनायक जय हे, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया या पारित किया। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या की थी इसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया। अच्छा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है वो कब अपनाया था? 22 जुलाई। आर यू गेटिंग द थिंग? 1947 को ही अपना लिया था। कब? 1947, 22 जुलाई को। किसको? लेकिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है ना? तो उसमें राष्ट्रीय झंडे को भी आप लिख दीजिएगा, 22 जुलाई 1947 को पहले ही अपना लिया था। अगला पॉइंट दीजिएगा,
देखिए, तथा यह निर्णय लिया गया, तथा यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 से यह संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से यह संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। किसके रूप में? अंतरिम संसद के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। ये पॉइंट समझ में आ गया? लिखिएगा। और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक, अप्रैल 1952 तक इस संविधान सभा ने नहीं, इसने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया, अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। पर चेंज करना, 13 मई 1952 से निर्वाचित संसद ने कार्य करना आरंभ किया। कब से? 13 मई 1952 से निर्वाचित संसद ने। किसने? निर्वाचित संसद ने। तो पहला संवैधानिक संशोधन किसने किया था? इसी संविधान सभा के सदस्यों ने किया था, जिन्होंने संविधान बनाया था उन्होंने ही पहला संवैधानिक संशोधन किया। ध्यान रहे ये बात। आर यू गेटिंग द थिंग्स? दिस इज द सिनेरियो। ये थी आपके संविधान निर्माण की यात्रा और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब आ जाइए भारतीय संविधान के लक्षण। जब ये संविधान बनकर के तैयार हुआ तो इसके लक्षण क्या हैं? तो हेडलाइन बनाइए, भारतीय संविधान के लक्षण ऑब्लिक चारित्रिक विशेषताएं। संविधान के लक्षण ऑब्लिक चारित्रिक विशेषताएं। अब इस पर बहुत विस्तार से क्लास देखिए। अब ये पॉइंट ऐसे नहीं है कि मैं एक एक पॉइंट, इसमें क्या है कि कोई एक चरित्र इतना बड़ा जाएगा कि कम से कम 8-10 पेज हो जाएंगे उसमें, ठीक है। कोई ऐसा जाएगा कि 2 लाइन में चला जाएगा, कोई ऐसा जाएगा 2-4 पेज में होगा, राइट। इस तरह से होंगे। तो यानी लगभग 20% जो सिलेबस है वो इस लक्षण में बाइंड अप कर देंगे। किसमें? लक्षण में। जब लक्षण खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसको 2 लक्षण हैं, राइट नाउ। एक है संघात्मक प्रणाली और एक है संसदीय सरकार। तो एक हो गया यानी नए राज्य का प्रारूप क्या है, यानी संघात्मक, उसमें लेकर के 50% और 50% गवर्नमेंट वाले सेगमेंट में, और इस प्रकार से पॉलिटी वाला सेगमेंट क्या हो जाएगा आपका? समाप्त हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये इंटरसेक्शनल लिंकेज करके इसको क्या किया जाएगा? डिस्कस किया जाएगा। तो आशा करता हूं यहां तक का ये चीजें आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की समझ में आ गई होंगी, राइट। तो कल से अब इस पर हमारी किस पर चर्चा होगी? लक्षणों पर। अब जैसे हम बताएंगे कि भाई भारत का जो संविधान है यह विधि के शासन की स्थापना करता है, तो ये तो मुख्य लक्षण हो गया। अब यहीं पर पूरा डिटेल कर देंगे आपको कि विधि का शासन किसे कहते हैं, विधि के शासन की विषय वस्तु क्या है, उसमें फिर बहुत सारे पॉइंट जाएंगे इसमें, राइट नाउ। इसी में यानी इतना मटेरियल उसके साथ है कि प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बाइंड अप हो जाएं, मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बाइंड अप हो जाएं, तो सब। तो ये पॉइंट हो गया। फिर आगे का चरित्र दिखाएंगे आपको कि भाई भारत का संविधान एक दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अब इसमें जाएंगे कि फिर भाई लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है, ठीक है। फिर भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान कैसे हो गया, फिर उसकी बातें डिस्कस होना। इसी तरह से फिर आपको बताएगा कि भाई भारत का संविधान जो है लचीला अधिक है, कठोर कम है, यानी लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है, ये करेक्टर हो गया।
लेकिन अब इसी को फिर विस्तार देंगे, यानी यहीं पर फिर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया डिस्कस हो जाएगी और यहीं पर आधारभूत लक्षण का सिद्धांत भी डिस्कस हो जाएगा। इस तरह से चीजें चलेंगी हमारी। ये पॉइंट की क्लैरिटी है बेटा। इंटरकनेक्टेड करते हुए, क्या इंटरकनेक्टेड, यानी चीजों को उस तरह से देखा गया है कि प्रीलिम्स में किस तरह से प्रश्न आ रहा है और मेंस में किस तरह से प्रश्न आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर बैच को ध्यान में रखते हुए हम इसको डिजाइन करते रहते हैं। तो आपके बैच के लिए भी डिजाइन हो चुका है कि किस तरह से मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है, ये विश्लेषित करना है। तो कल फिर मिलते हैं। तो आप लोग एक वेयर एक्ट को जरूर ले लें। किसको? क्योंकि अब यहां से आगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात होगी। किसकी? तो प्रोविजन की। तो संविधान की मूल प्रति आपके पास प्रतिदिन होनी चाहिए। जैसे जैसे मैंने अभी यहां पर चर्चा किया कि भाई इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है, तो दर से उसको बता सकें हम आपको कि ये देखो भाई, और उसमें इस तरह से लिखा हुआ है और हम उसको इंटरप्रेट इस तरह से कर रहे हैं। तो ये सबके पास होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है ना? यानी और ये डेली, उसको ऐसा नहीं है कि रूम पर रखें, जब क्लास में आए तो प्रतिदिन जो मूल प्रति है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है? तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।